तो अब हम पढ़ने वाले हैं दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर में कई बार आ चुका है ना। दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा अन्योन्य प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास में दो कुंडलियां हैं C1 और C2। C1 C2 क्यों बोला? C से क्वाइल होता है, इसलिए हमने C1 C2 शब्द का क्या किया है, मतलब लेटर का क्या किया है, यूज किया है। राइट, C1 C2 दो क्वाइल हैं, कुंडलियां हैं जो प्रेरकीय रूप से कैसी हैं, संबंधित हैं। प्रेरकीय रूप से संबंधित है का मतलब है कि उनमें प्रेरण की घटना होगी, है ना। ऐसे जुड़ी हुई हैं कि पहले में हम परिवर्तन करेंगे तो दूसरी में परिवर्तन हो, प्रभाव पड़े, ऐसे रूप से क्या हुई है, वो जुड़ी हुई हैं। और दोनों कुंडलियों की जो त्रिज्याएं हैं वो क्रमशः मान लेते हैं R1 और R2 हैं। पहली कुंडली की त्रिज्या R1 है, दूसरी कुंडली की त्रिज्या R2 है। और उनमें फेरों की संख्या कितनी है, N1 है और N2 है। पहली वाली में फेरों की संख्या N1 है, दूसरी वाली में फेरों की संख्या N2 है। ठीक है, और एक चीज देखें कि पहली प्राथमिक परिणलिका में फेरों की संख्या कितनी है, I है। इतनी चीजें हमको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी में लिखना पड़ेगा, शुरुआत में लिखना पड़ेगा। माना कि C1 और C2 दो समतल वृत्तीय कुंडलियां एक दूसरे से प्रेरकीय रूप से संबंधित हैं। माना कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली की त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल R1 व R2 व उनमें फेरों की संख्या N1 व N2 है। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। माना कि दो समतल वृत्तीय कुंडलियां C1 और C2 एक दूसरे से प्रेरकीय रूप से संबंधित हैं। दोनों कुंडलियों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 R2 तथा फेरों की संख्या क्रमशः N1 व N2 है। ठीक है, डेरिवेशन शुरू करते हैं। अब यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I है, इसको तो मिटाई दो हम यहाँ जब लिख ही रहे हैं तो, है ना। ये सब थ्योरी की लाइनें लिखी हुई हैं, है ना, इनको आपको ऐसा उतारना नहीं है। ठीक है, यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होगा। थ्योरी की लाइन मैंने बोल चुका हूँ। अब यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I है तब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बताइए। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, बोलो। B इज इक्वल टू कितनी होगी, अपॉन μ0 NI अपॉन 2R होती है, होती नहीं होती, बोलिए। हाँ, लेकिन बताइए R लिखूं क्या R1 लिखूं? हाँ, R लिखे कि R1 लिखे, बोलिए। R1 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा भाई, प्राथमिक कुंडली की चर्चा हो रही है ना, प्राथमिक कुंडली की चर्चा हो रही है, इसलिए प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या R1 लिखें तो हम R1 लिखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, B निकाल लिया। अब बताइए B निकालने के बाद में क्या करते हैं, B निकालने के बाद क्या करते हैं, फाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फाई। तो बताइए फाई किसका, प्राथमिक का द्वितीयक का? चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं ना, तो बताइए प्राथमिक का कि द्वितीयक का? द्वितीयक का। तो अब क्या लिखेंगे, धारा प्रवाहित किया प्राथमिक में, अब द्वितीयक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा, BA होता है, बोलो। BA होता है, लेकिन फेरों की संख्या कितनी है, तो क्या लिखूं, N2 लिखूं कि N1 लिखूं? N2 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़े, सॉरी यहां पर एक और चीज भूल गए हम, यहां पर N1 लिखे हो ना आपने प्राथमिक कुंडली, यहां N1 आएगा कि नहीं आएगा,
यहाँ N1 आएगा ना भाई, जब आपने त्रिज्या R1 लिखे हो तो फेरों की संख्या भी तो N1 है, तो μ0 Ni/2R तो होता है, लेकिन प्राथमिक कुंडली की लिख रहे हैं इसलिए μ0 N1I/2R1 आएगा। वैसे अब द्वितीय कुंडली की बात हो रही है तो द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स होता है BA, NBA होता है, लेकिन फेरों की संख्या कितनी है? N2 है द्वितीय कुंडली में, तो कितना आएगा? N2BA आएगा। कोई डाउट किसी को? हाँ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। फाई इज इक्वल टू बी N2B, बी की वैल्यू रखिए μ0 N1I/2R1 इंटू ए। थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए, जांचने वाले को अच्छा लगेगा। फाई इज इक्वल टू पहले μ0 लिख दीजिए, फिर N1 लिखिए, N2 लिखिए, I लिखिए, A लिखिए अपॉन 2R1 लिखिए। क्या दिक्कत है? ठीक। जब द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स आपने निकाल लिया तो अब क्या होती है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या निकालना है इसको आप अब बताइए। बी निकल गया, फाई निकल गया, आप क्या निकालेंगे? अन्योन्य प्रेरकत्व। तो अब दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, अब दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है? सूत्र M इज इक्वल टू फाई अपॉन आई होता है। M इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। चलिए M इज इक्वल टू मान रखिए फाई का μ0 N1 N2 IA अपॉन 2R1 हो गया, और अपॉन में I से I कैंसिल, तो क्या आया? कैपिटल M इज इक्वल टू μ0 N1 N2 A अपॉन 2R1। ठीक। मात्रक बोलो हेनरी। अच्छा अभी ये देखो, ये ए दिख रहा है। अब मुझे बताइए जो ए है ये क्या है? ये क्या है बोलो? परंतु ए क्या चीज है बोलो? नहीं आ रही बात समझ में? ए क्या चीज है? क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? कौन सी कुंडली का? कौन सी वाली कुंडली का? कौन सी, पहली कुंडली का कि दूसरी कुंडली का? द्वितीय कुंडली का। ए कहां लिखे हो आपने? ए कहां लिखे हो आपने? द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में N2BA लिखे हो, मतलब ये ए क्या चीज है? द्वितीय कुंडली का क्या है? क्षेत्रफल है ना? तो यहां लिखेंगे ए इज इक्वल टू द्वितीयक कुंडली का क्षेत्रफल। और द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल कितना होगा बताओ? हाँ बोलो बोलो, नहीं तो फिर और बोलिए। कुंडली कैसी है? कुंडली कैसी है? वृत्ताकार है, वृत्तीय है, तो पाई आर स्क्वायर आएगा। और पाई आर स्क्वायर आएगा तो कौन सा आर आएगा? R1 आएगा कि R2 आएगा? R2। तो पाई R2 का स्क्वायर होगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं? समझ गए तो इसलिए मान रखिए फिर यहाँ कैपिटल M इज इक्वल टू μ0 N1 N2 और A का मान हो गया पाई R2 का स्क्वायर और अपॉन में आ गया 2R1। समझ गए? ठीक, थोड़ा सा सुधार कर लिख दीजिए, अच्छे से लिख दीजिए, है ना? तो कैपिटल M इज इक्वल टू μ0 फिर पाई लिखिए, फिर N1 N2 R2 का स्क्वायर लिखिए अपॉन 2R1 लिखिए।
क्लियर दैट? मात्रक क्या हो जाएगा बताओ पायल? हेनरी हो जाएगा, है ना। फिर म्यू चुंबकशीलता वाले माध्यम की उपस्थिति में, म्यू चुंबकशीलता वाले माध्यम की उपस्थिति में क्या करते हैं बताइए? m इज इक्वल टू म्यू जीरो के स्थान पर म्यू पाई n1 n2 r2 का स्क्वायर अपॉन 2r1। पुनः मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा। क्लियर दैट? ओके। फिर आप क्या करते हैं? अन्योन्य प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, इस आखिरी वाले सूत्र को देखिए और आखिरी वाले सूत्र को देखकर आप प्रभावित करने वाले कारकों को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। राइट? तो स्टार्ट करें। पहला, m किसके अनुक्रमानुपाती? n1 के अनुक्रमानुपाती, मतलब दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात m इज प्रोपोर्शनल टू n1 और लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है, बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, कैपिटल M इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे? n2, यानी कि प्राथमिक कुंडली यानी कि दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात m इज प्रोपोर्शनल टू n2, मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर भी क्या होता है? अन्योन्य प्रेरकत्व का मान कैसा होता है? बढ़ता है ना। तीसरी बात क्या होगी? क्या लिखा है? R2 लिखा है, यानी कि अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों कुंडलियों के मध्य जो अन्योन्य प्रेरकत्व होगा वो द्वितीयक कुंडली की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यस बोलिए, होगा कि नहीं? द्वितीय कुंडली की त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कैपिटल M इज प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर। और फिर नीचे क्या लिखेंगे? द्वितीय कुंडली की त्रिज्या बढ़ाने पर अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। राइट? चौथी बात, फोर्थ है आपके पास में, कैपिटल M इज प्रोपोर्शनल टू R1। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है R1? नीचे लिखा है। तो क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती होगा कि व्युत्क्रमानुपाती होगा? तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात m इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। और नीचे लिखेंगे प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या बढ़ाने पर अन्योन्य प्रेरकत्व का मान घटता है। और अंतिम पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, m इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। कहाँ लिखा है म्यू? ऊपर। यानी कि दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व माध्यम की चुंबकशीलता के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात m इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। और नीचे लिखेंगे अधिक चुंबकशीलता वाले माध्यम की उपस्थिति में अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ता है। वेरी सिंपल, 1 नंबर फ्री के हैं। हाँ बिल्कुल, ये आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे कर, इसको सामने लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। उससे प्रभावित करने वाले कारक बताना हमको क्या दिक्कत है ना। ये चूंकि म्यू हमारे, इसलिए मैंने म्यू को बाद में लिखा क्योंकि ये म्यू बाद में आया है ना। हमने पहले क्या किए,
त्रिज्या लिए थे और फेरों की संख्या लिए थे, तो हमने इसलिए पहले इनको लिखा, फिर मैंने इसको लिखा। आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ गए? बन जाएगा? बोलो। पहले बी निकालना है, लेकिन अन्योन्य प्रेरकत्व निकालते समय एक बात क्या ध्यान रखना है, धारा प्राथमिक की, फ्लक्स द्वितीयक का। समझ गए? गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है ना। धारा प्राथमिक की फ्लक्स द्वितीयक का। जहां प्राथमिक आया तो वहां 1 1 वाला आएगा, जहां द्वितीयक आया तो वहां 2 2 वाला आएगा। क्लियर हो गई बात? है ना। पहले बी निकालिए, फिर फाई निकालिए, फिर एम निकालिए, वेरी सिंपल, राइट। चलिए, तो ये हो गया आपका दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना तथा अन्योन्य प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 5 नंबर, है ना।